नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष उषा प्रियंवदा द्वारा रचित उपन्यास रुकोगी नहीं राधिका लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस उपन्यास में मैं संक्षिप्त में वर्णन करते हुए इसके लेखिका ने जिस तरह से पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति के बीच में नारी किस तरह से अपना जीवन निर्वाह करती है और किस तरह से रिश्तों के आधार पर अपनी अभिव्यक्ति एक तरह से व्यक्त करते हुए दिखाई देती है, उसका यहाँ आधार स्पष्ट किया है। मैंने निम्न मुख्य तत्वों के आधार पर अपनी अभिव्यक्ति यहाँ पर दी है। जैसा कि हम जानते हैं कि लेखिका उषा प्रियवदा ने भारतीय एवं पाश्चात्य संस्कृति के प्रति अपनी जो आत्म अभिव्यक्ति है वह निम्न स्तरों पर अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। उनकी कहानियां हो चाहे उपन्यास हो, उसमें कहीं ना कहीं हम भारतीय संस्कृति का जो रूप है और जो उसकी स्थिति परिस्थितियां, लोकाचार है, मान्यताएं है, रीति रिवाज है, उसके आधार पर किस तरह से भारतीय नारी अपना जीवन निर्वाह करती है उसका रूप स्वरूप प्रस्तुत किया है। यह उपन्यास भारतीय की मानसिकता पर किस तरह से गहरा प्रभाव भी डालती है और उसकी संवेदनशीलता को यहाँ पर प्रस्तुत करते हुए दिखाई देती है। हम जानते हैं कि कई बार व्यक्ति अपने आस पड़ोस से या अपने जीवन से कई बार हम जीविका पार्जन के लिए हम यहाँ नौकरी करते हैं या विदेश में नौकरी करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से अपने जीवन मूल्यों के साथ, अपनी मान्यताओं, अपनी रीतियों के साथ हमें किस तरह से समझौता करना पड़ता है। कई बार हमें वहाँ के जो कल्चर है उसको अपनाना पड़ता है, तो कई बार हमें देखते हैं कि उस कल्चर को अपनाते अपनाते कब हम पाश्चात्य संस्कृति में पूरी तरह से पूर्ण अपना जीवन यापन करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उसके बाद जब हमें वापसी यानी कि हमारी भारतीय संस्कृति में वापसी होती हुई दिखाई देती है, तो हमें दोबारा से उन मूल्यों, उन संस्कृतियों को अपनाना पड़ता है, तो उसमें बहुत सारे अवरोध उत्पन्न होते हुए दिखाई देते हैं। इसी आधार को लेखिका ने अपने उपन्यास का माध्यम बनाते हुए स्त्री के जो अनुभव है और समाज में बदलते हुए रिश्तों के जो स्तर है उसमें किस तरह से तालमेल बिठाना बड़ा ही मुश्किल काम हो जाता है, और उसके बाद जो रिश्तों का जो एक तरह से भार है और किस तरह से संबंधों में हम देखते हैं कि पात्र किस तरह से अपनी अभिव्यक्ति को अलग अलग रूप में अभिव्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। रिश्तों में बढ़ती खटास व्यक्ति को जीने नहीं देती। राधिका यानी कि नायिका आरंभ में जितनी संबंधों के प्रति अपनी निष्ठा अभिव्यक्त करते हुए दिखाई देती है, उतनी ही दूरी वह एक तरह से भी अपनाते हुए दिखाई देती है। उसे संबंधों में एक तरह से हम देखते हैं कि टूटती हुई भी दिखाई देती है। लेखिका उषा प्रियवदा ने एक ऐसी लड़की का चित्रण किया है जो केवल संबंधों में उलझकर सही गलत का निर्णय लेने में असमर्थ दिखाई देती है। पिता से संबंध खिन हो जाने के कारण वातावरण या हम ये कहें कि जिस परिवेश में वह रहती है उससे वह भागती फिरती टूटती खटती हुई दिखाई देती है। मध्यम वर्गीय परिवार में संपन्न जन्मी राधिका का जो जीवन है वे एकाकीपन के कारण अनेक प्रकार से बोझिल होता हुआ नजर आता है। माँ की मृत्यु ने उसे तथा उसके आत्मविश्वास को तोड़ डाला। पिता के साथ अपना सुखद जीवन बिताने के लिए वह पिता की हर बात मानती, क्योंकि हमारे भारतीय परिवेश में है कि हम संबंधों के प्रति अपना जीवन यापन करते हैं और संबंधों के प्रति जीवन यापन करने के आधार पर हमें अनेक प्रकार से शिष्टाचार सिखाए जाते हैं कि किस तरह से अपने माता पिता या हम देखते हैं कि अन्य लोगों के साथ हम अपना जीवन निर्वाह करते हुए दिखाई देते हैं, और उसमें अनेक प्रकार से हमारी जो अनुभव है, हमारे जो विचार हैं, जो हमारे आधार है, उसमें भी हम देखते हैं कि परिवर्तन आता हुआ दिखाई देता है। और ये परिवर्तन कहीं ना कहीं व्यक्ति को बहुत आधारों पर अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर भी करता हुआ दिखाई देता है। मध्यम वर्गीय संपन्न परिवार में जन्म लेने वाली राधिका का जीवन एकाकीपन के कारण बोझिल बना रहा। माँ की मृत्यु ने उसे तथा उसके आत्मविश्वास को तोड़ डाला। पिता के साथ अपने सुखद जीवन बिताने के लिए वह पिता की हर बात मानती।
पिता ने दूसरी शादी करने का निर्णय लिया तो राधिका को अपनी दुनिया उजड़ जाने का एक जो भय होता है या खौफ होता है वह उसे सताने लगा। पिता ने विद्या नाम की स्त्री से पुनः विवाह कर लिया। राधिका को विद्या की एक आंख वह नहीं सुहाती थी, यानी कि जब नई माँ आई उसकी तो उसके मन में अनेक प्रकार के जो विचार है, अवधारणाएं हैं, जो भयावह स्थिति है वह उत्पन्न होने लगी। इसलिए वह अपने पिता के समक्ष अपनी सौतेली माँ को एक आंख भी नहीं सुहाती हुई दिखाई देती थी। वे माता और पिता को दुखी करने का एक भी मौका राधिका जाने नहीं देती। पिता को अपने आप से अलग होने नहीं देना चाहती। जिस पिता के संसर्ग में उसने अपना बचपन से लेकर अब तक की युवा अवस्था को साथ में साझा किया, अब किसी दूसरी स्त्री को वह समक्ष भी नहीं आने देना चाहती थी। इसलिए वह नए नए प्रयास करती हुई दिखाई देती थी। पिता को अपने साथ बने रहने के लिए नए नए अवसर खोजती हुई दिखाई देती। दिन रात घर में कलेश होने लगे। वे माता यानी कि नई जो माँ आई थी पिता को उल्टी सीधी बातें कहती, पर राधिका पर उसका कोई असर नहीं होता। एक बार पिता ने दुखी होते हुए राधिका को डांट डपट दिया। राधिका पिता से बदला लेने के लिए अपनी उम्र से दुगनी आयु के डैनियल पीटरसन के साथ वक्त बिताने लगी, क्योंकि हम देखते हैं जो कि जब घर की स्थिति परिस्थिति में थोड़ा बदलाव आता है तो अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं वह उत्पन्न होने शुरू हो जाती है और उस उत्पन्न होने के आधार पर अनेक प्रकार की जो क्रिया है, प्रतिक्रिया है, वह वहां पर होती हुई दिखाई देती है। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे मन में अनेक प्रकार की कुंठाएं हैं और जब वो कुंठाएं पनपने लगती है तो वह अनेक प्रयास करने लगती है दूसरे को दुखी करने के लिए, सताने के लिए, या अनेक ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं जो दूसरा व्यक्ति आवेश के कारण या आक्रोश के कारण, क्रोध के कारण कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे कि अनेक प्रकार की जो स्थिति है वह पनपती हुई दिखाई देती है। देर रात तक आना और पिता के उठने से पहले चले जाना, पिता को राधिका की ये हरकतें बहुत परेशान और व्याकुल कर रही थी। राधिका का ज्यादा से ज्यादा समय केवल डैनियल के साथ ही बीतता था। डैन को वह अपनी पूरी आत्मकथा सुना डाली, क्योंकि हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति परेशान होता है, चाहे उसमें वो स्त्री है या पुरुष है, जब वो परेशान होता है तो अपनी आप बीती वह दूसरे व्यक्ति से साझा करने के लिए एक तरह से तत्पर होता हुआ दिखाई देता है और अपनी पूरी आत्मकथा यानी कि अपनी पूरी जीवन की कथा उसके समक्ष एक तरह से उड़ेल देता है और उसकी सहानुभूति भी वह चाहता है। पर यह सहानुभूति कई अर्थों में अभिव्यक्त होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि सहानुभूति से हमारा तात्पर्य हमदर्दी या संवेदना के आधार पर है। तो उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति के दुख सुख में एक तरह से भागीदार होते हुए दिखाई देता है। डैन ने राधिका को अब उसकी गलतियों का एहसास कराते हुए कहा, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है जीवन में जब हम अनेक प्रकार की ऐसी समस्याएं अपने आप उत्पन्न करते हुए दिखाई देते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी भी गलती होती है, पर व्यक्ति अपनी गलती मानना नहीं चाहता, वह सामने वाले की गलती को दुगने स्तर पर बताने का प्रयास करता है। पर जहां हम देखते हैं कि लेखिका ने राधिका के माध्यम से या डैनियल के माध्यम से उसको सुधारने के लिए या उसको सही रास्ते पर ले जाने के लिए वह प्रयासरत रहता है, तो वहां पर राधिका का जो व्यवहार है, रवैया है, वह भी बदलते हुए दिखाई देता है। नहीं राधिका, मैं तुम्हें यह जताने की कोशिश कर रहा हूं कि तुमने अपने ही बनाए दुख के घेरे में अपने आप को बांध लिया है। ठीक है, पिता ने दूसरी शादी कर ली, तुम भी सीमाओं से बाहर निकलो, दुनिया देखो, अपनी संभावनाओं को विकसित करो किसी युवा पुरुष के साथ। कहीं ना कहीं डैनियल राधिका को अपने समक्ष आने के लिए निमंत्रण आमंत्रण देते हुए प्रतीत होता है।
राधिका डैन के विचारों से सहमत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब बच्चा जन्म से लेकर और युवा अवस्था तक अपने परिवार के सदस्यों के साथ एक तरह से जीवन जीता है, तो वह कहीं ना कहीं पूरी तरह से आदी हो जाता है, और वह अपने प्यार को, अपनी संवेदना को, अपने निजी रिश्तों को बांटना नहीं चाहता, और वह संजो के रखना चाहता है। और जब वह रिश्ते बढ़ते हुए दिखाई देते हैं तो मन में खिन्नता का उत्पन्न होना, मुझे लगता है कि जायज है। और यही स्थिति परिस्थिति राधिका के मन में अनेक प्रकार की स्थितियों को जन्म देती हुई दिखाई देती है, क्योंकि उसने अपने आसपास एक आवरण तैयार कर लिया है। उसके पिता ने उसके साथ ठीक व्यवहार नहीं किया। डैन लगातार उसे समझाता, पर उसका राधिका पर कोई भी असर नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं अगर हमें किसी की बात समझनी है तो हमारा मन उसके लिए गवाही देना जरूर चाहिए, नहीं तो हमें लाख कोई समझा ले, पर जब तक हम अपने आंखों के बंद दरवाजों को नहीं खोलेंगे तब तक हमें कोई बात अच्छे से समझ में नहीं आएगी। ऐसा ही नायिका के साथ हो रहा है। राधिका ने अपने पिता को परेशान करने के लिए वह डैनियल के साथ विदेश जाने का फैसला कर लेती है। पिता विरोध करते हैं तो राधिका उनसे अपना संबंध विच्छेद कर लेती है। तो यहाँ पर संबंधों में किस तरह से रिक्तता का भाव आ रहा है, और उस रिक्तता के भाव से किस तरह की समस्याएं और दुगनी तिगनी रफ्तार से जन्म लेती हुई दिखाई देती है, इसका एहसास राधिका को उस वक्त नहीं होता। अपने उम्र से काफी बड़े डैनियल के साथ विदेश चली जाती है। विदेश जाने के बाद भी राधिका अपने मन को स्थिर नहीं कर पाती, क्योंकि मन में अनेक प्रकार के विचार वहां पर चल रहे हैं कि पिता को किस तरह से और ज्यादा परेशान किया जाए, या किस तरह से उनकी बसी बसाई गृहस्थी को किस तरह से और ज्यादा उखेड़ने का प्रयास राधिका का वहां पर दिखाई देता है। पिता और भारत की यादें उसे विचलित करते हुए दिखाई देती है, क्योंकि हम जिस परिवेश में रहते हैं उस परिवेश में हमने अपने 20-22 साल निकाले होते हैं, तो उसमें हम सारी तरह से हम अपने आप को वहां पर रचा बसा हुआ देखते हैं, अपनी संस्कृति के प्रति, अपने शिष्टाचार के प्रति, अपने मूल्यों के प्रति, अपनी अभिव्यक्ति के प्रति, अपनी अवसाद के प्रति, अपने अलगाव के प्रति, हम सब के प्रति वहां पर स्थिर भाव दिखाई देता है। विदेश में डैनियल के साथ संबंध में भी कड़वाहट उत्पन्न होने लगती है, क्योंकि जब मन स्थिर नहीं होता तो चाहे जितने परिपक्व रिश्ते हों वह कहीं ना कहीं उफान मारते हुए दिखाई देते हैं। और यही राधिका के साथ भी हुआ। वह डैनियल के साथ अपने संबंधों की जो रफ्तार है उस पर रोक नहीं लगा पाती, जिसके कारण वह अपने आप को और ज्यादा मुसीबत या परेशानियों में घिरा हुआ पाती है। पिता को दुखी करने के चक्कर में वह अपनी पूरी गृहस्थी, यानी कि पूरे अपने आत्मसम्मान को, अपने स्वाभिमान को, अपने अस्तित्व को दांव पर लगाती हुई दिखाई देती है। डैनियल की पत्नी भी वॉशिंगटन में रहती थी। राधिका ने भारत आने तथा पिता के साथ रहने का मन बना लिया। अपनी शिक्षा पूरी होते ही वह भारत में लौट आई। इतने वर्ष विदेश में रहने के बाद राधिका दोबारा से भारतीय परिवेश में अपना सामंजस्य बिठाने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास करती हुई दिखाई देती है, पर उन प्रयासों में वह पूर्णतः असफल होती हुई भी प्रतीत होती है। काफी कोशिश करने के बाद धीरे धीरे वातावरण में हिलने मिलने का जो वह एक तरह से स्वतंत्र या स्वांग रचते हुए दिखाई देती है, पर पूर्ण रूप से वह समर्पित भाव नहीं वहां पर आ पाता। राधिका अपने और डैन के संबंधों को भुलाने के लिए कभी अक्षय के निकट जाती है तो कभी मनीष की ओर आकृष्ट होती है, यानी कि एक संबंध को बिगाड़ने के लिए अनेक पुरुषों के संसर्ग में वह जाती है, और कहीं भी उसे स्थिरता का, ठहराव का वह भाव नहीं मिलता जो उसके मन में व्याकुल हो उठता है। अक्षय और राधिका एक दूसरे के निकट तो रहे, पर वहां भी राधिका के संबंधों में आधा अधूरा होने के कारण दुख का जो भाव है वह अधिक मात्रा में व्याप्त होता हुआ दिखाई देता है। अपने संबंधों की नई उड़ान देने के लिए वह मनीष के निकट जाती है, और वहां भी उसे वही दूरियां, आस्वाद, कड़वाहट,
असमर्थता, असुरक्षा का भाव दिखाई देता है। पूर्ण रूप से किसी भी संबंध के प्रति एकाग्र भाव से वह नहीं जी पाती। वातावरण का संबंधों पर काफी प्रभाव पड़ता है। पिता और राधिका के अनमने संबंधों का प्रभाव राधिका के पूरे जीवन पर यदा कदा रूप से दिखाई देता है। विमाता की मृत्यु के पश्चात राधिका को दोबारा पिता से जुड़ने का अवसर मिलता है। इस अवसर का लाभ न उठाते हुए वह पिता के पास न जाकर मनीष के पास जाने का निर्णय ले लेती है और मनीष के साथ अपने जीवन का जो सुनहरे स्वप्न है उसको भी वह एक उड़ान देने के लिए भरसक कोशिश करते हुए नजर आती है। राधिका की पीड़ा को लेखिका ने यथार्थ के धरातल पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। लेखिका उषम प्रियंवदा ने भारतीय एवं पाश्चात्य परिवेश में रह रहे पात्रों की पीड़ा का यथार्थ रूप स्पष्ट किया है। राधिका को अपना जीवन कई बार ऐसे अवसर आते हैं जहां पर वह अपने आप को असमर्थ और असुरक्षा के घेरे में भी खड़ा दिखाई देती है, क्योंकि संबंधों की हम देखते हैं कि एक मानता है या मान्य है कि हम आरंभ से, जब से हमारा जीवन आरंभ हुआ है तब से हम मृत्यु तक की अवस्था तक जब तक नहीं पहुंच पाते तब तक हम संबंधों के आसपास अपना जीवन यापन करते हुए दिखाई देते हैं और इन संबंधों से हमें विकास भी मिलता है, हमें अनुभव भी प्राप्त होता है और हमारे जीवन की अनेक उपलब्धियों में, अनेक असफलताओं में लोगों का साथ होता है। इसलिए हम भारतीय परिवेश हो चाहे पाश्चात्य परिवेश हो या उनके बदलते हुए संस्कृति या सभ्यता या मान्यता या रीति रिवाज के आधार पर लोग अपना जीवन यापन करते हैं, पर उन जीवन यापन में हम देखते हैं कि अगर व्यक्ति का व्यक्तित्व उसमें घटाव की ओर जाता हुआ दिखाई देता है तो रिश्तों में हम देखते हैं कि अनेक प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न होती हुई दिखाई देती हैं जो व्यक्ति के लिए काफी हानिकारक होती हुई प्रतीत होती है। धन्यवाद।